न जाने कब तक मुझ पर गहरी नींद या बेहोशी तारी रही। दोबारा आंख खुली तो मैंने दोनों हाथ टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन फौरन ही एक सरगोशी सुनाई दी। लेटे रहो, तुम्हें बुखार है। मैंने चौंक कर आंखें फाड़ दी। 27-28 साल की एक खुबरू औरत मेरे बिल्कुल करीब मौजूद थी। उसके हसीन बाल मेरे चेहरे पर झूल रहे थे और चमकती आंखें अजीब से अंदाज में मुझे घूर रही थीं। उन आंखों में बेपनाह प्यास थी। मैंने कहा, मैं ये। वो बोली, बस लेटे रहो, तुम महफूज हो। मैंने पूछा, मगर ये कौन सी जगह है? उसने कहा, वहीं जहां तुम आए थे। ये कहकर वो हंस पड़ी। फिर बोली, बस इतना हुआ है कि मैं तुम्हें बाहर से अंदर ले आई हूं। एक दूसरी निस्वानी आवाज ने मुझे चौंका दिया। लूसिया, अब क्या कैफियत है इसकी? मेरे करीब मौजूद खुबरू औरत ने जवाब दिया, होश आ गया है आंटी। इस मर्तबा लहजा तहक्कुमाना था। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, झक मार रही हूँ, और मेरे नजदीक से हट गई। आंटी ने कहा, जाओ अपने अंकल को बुला कर लाओ। उसने जले कटे लहजे में कहा, ओके ओके। ये कहकर वो तेज तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। भारी बदन की एक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा सख्त और खुरदरा था। मेरे करीब आकर वो कड़ी नजरों से मुझे घूरने लगी। फिर उसकी करख्त आवाज उभरी, तुम कोई भी हो, हमें उससे गरज नहीं है। तुम जख्मी थे, हमने तुम्हारी तीमारदारी की। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसी नेक जज्बे के साथ यहाँ से रुखसत हो जाओ। मैंने कहा, यकीनन मेहरबान खातून, मुझे एहसास है कि आपको मेरी वजह से मुश्किलात का शिकार होना पड़ा है। आप इत्मीनान रखें, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। उसी वक्त एक दराज कामत अमरीकन दांतों में मोटा सिगार दबाए अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की या औरत उसके अकब में थी। उसका चेहरा क्लीन था। आंखों में एक बचगाना शोखी की झलक थी। उसने मखसूस स्टाइल में पूछा, हेलो, कैसे हो तुम? मैंने कहा, ठीक हूँ जनाब। वो बोला, तुम ज्यादा जख्मी नहीं हो? शायद कुछ जहरीले कांटे तुम्हारे बदन में चुभ गए थे, जिनकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया। उसी जहर ने तुम पर तवील बेहोशी तारी कर दी थी। मैंने हैरत से कहा, तवील बेहोशी? वो बोला, हाँ, तुम पूरे 40 घंटे बेहोश रहे हो। मैंने गलत तो नहीं कहा लूसिया? लड़की ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं अंकल। वो बोला, लूसिया मेरी हम ख्याल है। मुझे तुम जेनकार्ड के नाम से मुखातिब कर सकते हो। तुम कौन हो? मैंने रुके बगैर कहा, डैनी विल्सन। वो बोला, शिकारी मालूम होते हो। मैंने मुताहिजराना अंदाज में पूछा, आपको कैसे पता चला जनाब? उस शख्स की फितरत मेरी समझ में आ रही थी। वो कहकहा मार कर बोला, एक शिकारी ही दूसरे शिकारी को पहचान सकता है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम किसी जंगली सुअर का शिकार हुए हो। मैंने कहा, आप तो जादूगर मालूम होते हैं मिस्टर जेनकार्ड। इतना सही अंदाजा हैरत अंगेज है। उसने बूढ़ी औरत से कहा, ओए बूढ़ी औरत, नौजवान शिकारी के लिए सब्जियों का सूप तैयार करो, हरी अप। मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं खातून की हिदायत के मुताबिक फौरन यहाँ से जाना चाहता हूँ। वाकई इन्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं मजीद। जेनकार्ड ने औरत को देखते हुए कहा, फर्न, तुमने इसे जाने को कहा है? वो बोली, हाँ, हम अपने पुरसकून घर को जराइम का अखाड़ा नहीं बना सकते। मैं चाहती हूँ कि ये अब यहाँ से चले जाएं। जेनकार्ड बोला, तुम जूं जूं बूढ़ी होती जा रही हो, उसी तरह बदअखलाक भी। लूसिया, तुम मेहमान का ख्याल रखो, ये अभी नहीं जाएंगे। जाओ फर्न, सब्जियों का गाढ़ा सूप तैयार करो। बूढ़ी औरत बाहर निकल गई। मिस्टर जेनकार्ड ने कहा लगाते हुए कहा, मर्द की आवाज में इतना रोब होना ही चाहिए। मैंने कहा, ये कौन सी जगह है मिस्टर जेनकार्ड? वो बोला, ये मेरा फार्म हाउस है। अतराफ में तुम्हें फलों के बागात नजर आए होंगे, सब मेरे हैं। फर्न मेरी बीवी है और लूसिया मेरी भतीजी। मैंने पूछा, ये जगह ग्रीन लॉट से कितनी दूर है? उसने जवाब दिया, ग्रीन लॉट यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। ग्रीन लॉट के तस्वुर के साथ ही मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया और ये महसूस करके कि फाइल वहां मौजूद नहीं है, मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन उसी वक्त लूसिया आगे बढ़ी और मेरे बाजू पर हाथ रखती हुई बोली, तुम्हारी हालत काफी बेहतर मालूम होती है। उसके साथ ही उसने सरगोशी की, फिक्र मत करो, तुम्हारा सामान मेरे पास महफूज है। मैंने अजीब सी निगाहों से लड़की की तरफ देखा और वो मुस्कुरा दी। मिस्टर जेनकार्ड ने मोटा सिगार दांतों में कुचलते हुए कहा, इसके बावजूद तुम जब तक बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं हो जाओगे, यहाँ से नहीं जाओगे। लूसिया, तुम इनका ख्याल रखोगी? और नौजवान शिकारी, मैं तुमसे उन वाकयात के बारे में जरूर पूछूंगा जिनकी वजह से तुम जख्मी हुए, लेकिन कोई जल्दी नहीं। इत्मीनान से अब आराम करो। मिस्टर जेनकार्ड बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही लूसिया मेरे पास बैठ गई। मैंने उसके अंदाज में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस की थी। उस वक्त भी वो मुझसे भिड़ कर बैठी थी। बोली, तुम्हारा नाम डैनी विल्सन है ना? मैंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। बोली, तुमने अभी अपने सीने को टटोला था? मैंने कहा, हाँ, मेरे कुछ अहम कागजात। बोली, शुक्र करो तुम किसी और के हाथ नहीं लगे। अगर आंटी तुम्हारे पास से बरामद होने वाला सामान देख लेती तो शायद तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस छत के नीचे पनाह न मिलती। वो तो मैं यूं ही उस तरफ जान निकली थी जहां तुम बेहोश पड़े हुए थे। मैं खुद ही तुम्हें उठाकर यहाँ लाई हूँ।
और तुम्हारी इब्तिदाई मरहम पट्टी मैंने की थी। उस वक्त अंकल और आंटी सो रहे थे। सच में तुम बहुत वजनी हो। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। चंद लम्हात वो खुमार किसी कैफियत में रही, फिर संभल कर बोली, ये ब्लैक प्लान क्या है? मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। पूरे बदन का खून चेहरे पर सिमट आया था और कनपटियां आग उगलने लगी थीं। उस वक्त की अहमियत का एहसास मुझे था। ये लड़की नुमा औरत या औरत नुमा लड़की इतनी लाउबाली और मासूम नहीं थी जितना जाहिर करती थी। उस वक्त मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस था, क्योंकि ब्लैक प्लान फाइल उसके कब्जे में थी। वो बोली, तुम परेशान हो गए? मैं सिर्फ मालूमात के लिए पूछ रही हूँ। मुझे ऐसी चीजों से दिलचस्पी है। अंकल जनकार्ड और आंटी फर्न अमन पसंद लोग हैं। वो खुद को तमाम खतरात से बेनियाज रख कर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जबकि मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत है। मुझे पुरअसरार और सनसनीखेज हालात में जिंदगी गुजारने में लुत्फ आता है। मैंने खुद को संभाल कर पूछा, तुमने वो फाइल पढ़ी है? वो बोली, नहीं, यकीन करो नहीं। मैंने उसे तुम्हारी अमानत समझकर महफूज रखा है। क्या तुम मुझे उसके बारे में बताना पसंद नहीं करते? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैंने आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, दरअसल लूसिया, वो मेरी मिल्कियत नहीं है। मेरे पास भी वो किसी की अमानत है। मैं इसीलिए परेशान हो गया था। वो बोली, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सामान महफूज है। लेकिन क्या तुम मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं करोगे? मैंने कहा, तुम तो खुद ब खुद मेरी दोस्त बन गई हो लूसिया। बेगर्जी से मेरी मदद करके तुमने मेरा दिल जीत लिया है। वो बोली, तो फिर मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, अपना नाम तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। वो बोली, नाम से क्या होता है? मैंने कहा, फिर और क्या जानना चाहती हो? बोली, तुम जासूस हो या फिर कोई जराइम पेशा इंसान? क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी दहशत पसंद गिरोह से है? मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली, 100% वही जो मैंने कहा है। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? बोली, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे ये सब कुछ पसंद है, पहले ही तुमसे इजहार कर चुकी हूँ। वैसे मुझे यकीन है कि तुम बिला वजह ही इस हाल को नहीं पहुंचे, कुछ हादसात पेश आए हैं तुम्हें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जात में काफी दिलचस्पियां पैदा कर दी हैं लूसिया। अब तो दिल में तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिश बेदार हो गई है। बोली, शुक्र है, मेरे बारे में कोई ख्याल तो आया तुम्हें। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? बोली, कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा, अरे क्या हुआ? बोली, कुछ नहीं, अभी बूढ़ी फर्न को दौरा पड़ जाएगा, उसे मौत आ रही होगी। मैंने कहा, अपनी आंटी की बात कर रही हो? वो एकदम उठ खड़ी हुई, बोली, खुदा हाफिज। फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर बोली, अपने सामान के लिए परेशान ना होना, सब कुछ हिफाजत से रख छोड़ा है मैंने, जब मांगोगे दे दूंगी। मेरे मजीद कुछ कहने से पहले वो छपाक से बाहर निकल गई और मैं दरवाजे को देखता रह गया। अमेरिका जैसे मुल्क में ऐसे किसी किरदार का मिल जाना ताज्जुब खेज नहीं था, लेकिन क्या वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है? बज़ाहिर तो ऐसा नजर नहीं आता था। मैं तशवीश से सोचता रहा, वो कौन लोग थे जो फैक्ट्री में जेम्स पोकर के पास आए थे? जेम्स पोकर को किसने कत्ल किया था? और उसके बाद मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात, क्या उन लोगों को फौरन ही ब्लैक प्लान फाइल के गायब हो जाने का एहसास हो गया था? क्या उन्होंने जेम्स पोकर के कत्ल का शुबा मुझ पर किया था? अगर ये बात थी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जेम्स पोकर के कातिलों में से नहीं थे। जेम्स पोकर बारबेन वाइको का आदमी था और सहूनी मकासद के लिए काम कर रहा था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे कत्ल कर दिया? सारे वाकयात एक उलझी हुई डोर की मानंद थे जिनका सिरा कहीं नहीं मिल रहा था। उस वक्त फौरी तौर पर मेरी तवज्जो का मरकज लूसिया की शख्सियत बन गई थी। ये लड़की या औरत किस टाइप की है? ब्लैक प्लान फाइल से उसने क्या नतीजा अखज किया था? और जैसा कि उसने कहा कि वो जाती तौर पर उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही और उसने फाइल खोलकर भी नहीं देखी, तो फिर आखिर उसकी दिलचस्पी का सबब क्या है? न जाने रात का कौन सा पहर था कि दफतन मेरे दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। मैं जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंचा तो बाहर से लूसिया की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, तुमने मेरी आवाज पहचान ली होगी। मैं एक लम्हे के लिए रुका तो लूसिया फिर बोली, मैं दरवाजे के करीब तुम्हारे कदमों की आहट सुन चुकी हूँ, मुझे अंदर आने दो। मैंने दरवाजा खोल दिया और लूसिया अंदर घुस आई। वो शबखाबी के लिबास में थी, बिखरे हुए बाल और चेहरे का उड़ा उड़ा सा रंग, होंठों पर एक लर्जिश थी और आंखों में अजीब सी चमक। वो बोली, ये वक्त है तुम्हारे जिस्म पर मालिश करने का, और ये जरूरी है वरना तुम्हारे इन छोटे छोटे खराशनुमा जख्मों को नुकसान भी पहुंच सकता है। मैंने हैरत से कहा, इस वक्त? उसने कहा, हाँ इस वक्त। ये कहकर वो मेरे नजदीक आ गई। उसके हाथ में एक गोल शीशी थी जिसका ऊपरी सिरा बहुत छोटा था और दूसरे हाथ में रुई थी। मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया, लेकिन बाहर तौर उसे संभाले रखना भी जरूरी था। चुनाचे मैंने हथियार डाल दिए। थोड़ी देर तक वो अपने काम में मसरूफ रही और फिर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैंने पूछा, क्या अब मैं अपना गाउन पहन लूं?
वो थके थके से अंदाज में बोली, हाँ। अनोखा केस था, समझ में नहीं आता था। मैंने फिर सवाल किया, रोशनी कर दूं? वो बूढ़े गिद्ध अभी इस तरफ दौड़ पड़ेंगे। वो दांत पीसते हुए बोली और मैं गाउन पहनकर उसके सामने बैठ गया। मैंने कहा, तुम मेरे लिए एक मुअम्मा हो लूसिया। क्या अब भी तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? बोली, क्या पूछना चाहते हो मेरे बारे में? क्या बताऊं? बोलो, क्या बताऊं? मैंने पूछा, तुम्हारा टाइप क्या है? उसने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानेगा। मैंने कहा, मुझे अपने बारे में कुछ और नहीं बताओगी? बोली, हाँ, क्यों नहीं, वही सब कुछ तो बताने के लिए आई हूँ। सुनो, सबसे पहली बात तो ये सुनो कि मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार मत होना। मैं बदकिरदार नहीं हूँ और कभी अपने किरदार पर दाग आने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने महबूब से मोहब्बत करती थी और मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उसकी नजर कर दिया था। चुनाच मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार न होना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पूछा, तुम्हारा महबूब कौन है? बोली, है नहीं था, उसे मुझसे छीन लिया गया। मैंने पूछा, किसने छीन लिया? बोली, उन्होंने जो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे, जो मेरे अपने थे, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना कहा लेकिन अपना समझा नहीं। मैंने हमदर्दी से लूसिया के शाने पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, दिल का बोझ हल्का कर लो लूसिया, इस तरह तबीयत संभल जाती है। वो बोली, मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हो? कभी रोई नहीं मैं और ना ही कभी रोऊंगी। मैंने गम गुसारी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, जैसा कि तुम जानते हो, मेरा नाम लूसिया कैलिस है। एक दौलतमंद बाप की बेटी थी। माँ बचपन ही में मर चुकी थी। नौजवानी की उम्र में दाखिल हुई तो बाप भी एक हादसे का शिकार हो गया। बचपन ही में मुझे जिम एलसी से मंसूब कर दिया गया था। जिम ने कानून की तालीम हासिल की थी और उसके बाद उसने एक कामयाब वकील की हैसियत से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। वालिद की मौत के बाद बेशुमार लोग मेरी सरपरस्ती के लिए उठ खड़े हुए। ये मेरे अपने खानदान के लोग थे। उन्होंने मुझ पर मोहब्बतों की बारिश कर दी। नौजवानी की उम्र में थी, उनके फरेब का शिकार हो गई, लेकिन दर हकीकत उस सरपरस्ती की आड़ में वो मेरी दौलत को अपनी तहवील में रखना चाहते थे। मैंने बचपन ही से जिम को चाहा था और उसके साथ ही अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाबों का आगाज किया था। जिम बहुत खुददार इंसान था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आप को मेरे मयार के मुताबिक बनाए, लेकिन जब मेरे सरपरस्तों की नापाक ख्वाहिशें उसके इल्म में आईं तो उसने मुझे उनसे अलहदगी का मशवरा दिया। ये अलहदगी उसी सूरत में मुमकिन थी जब जिम से मेरी शादी हो जाए। चुनाचे मैंने अपने सरपरस्तों से उसका इजहार कर दिया और वो लोग चिराग पा हो गए। जिम में तरह तरह के कीड़े निकाले गए। जिम के खिलाफ बहुत सी साजिशें की गईं। उसे बहुत से घिनौने इल्जामात में मुलव्विस करने की कोशिशें की गईं। हवस परस्तों का पूरा गिरोह उसके खिलाफ सरगर्म अमल हो गया और जिम भी उनके मुकाबले पर डट गया। वो एक वकील था और मुझे हर तरह का तहफ्फुज देना चाहता था। जब मेरे सरपरस्तों ने महसूस किया कि वो जिम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे तो उन्होंने जिम को कत्ल करवा दिया। हाँ, मेरे जिम के बदन के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने समंदर बुर्द कर दिया और मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन दौर से महरूम हो गई। मैंने जिम से वादा किया था डैनी कि मैं जिंदगी और मौत उससे वाबस्ता कर चुकी हूँ, सो मैंने उस वादे को पूरा किया। देख लो, मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी इब्तिदा में थी। जिम की मौत के बाद मेरे जहन में जुनून किसी कैफियत पैदा हो गई। मैंने खुद मंजर आम पर आकर उन लोगों की निशानदही की जो मेरे जिम के कातिल थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न पा सकी। तब मैंने एक और मंसूबा तैयार किया। अंकल जिनकार्ड और आंटी फर्न मेरे बहुत दूर के अजीज थे। अंकल जिनकार्ड ने अपनी जिंदगी सैरो सयाहत और शिकार में गुजारी थी। ये दोनों लावलद थे और आखिरी उम्र में कस्मापुरसी का शिकार हो गए थे। चुनाचे अपने हवस परस्त रिश्तेदारों को शिकस्त देकर मैंने अपनी तमाम दौलत अपनी तहवील में ले ली और उसके बाद अंकल जिनकार्ड और आंटी फर्न के साथ यहाँ आकर बस गई। ये फार्म हाउस भी मेरी मिल्कियत है। यहाँ मैं उन दोनों के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। तुम यकीन करो डैनी, मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी अजीब कैफियत हो जाती है और उस वक्त अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डैनी, मैंने आंटी फर्न और अंकल जिनकार्ड से अपनी कोई बात नहीं छुपाई। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कभी बुराई के रास्ते पर भटकने लगूं तो उन्हें ये हक हासिल है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे रोक दें। मगर अब ये लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, खास तौर से उस वक्त जब कोई पसंदीदा शख्सियत मेरे नजदीक आ जाती है, तब ये लोग मेरी निगरानी करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरे वादे के ईफा के लिए जरूरी है। बड़ी इज्जत करती हूँ मैं इन दोनों की, बहुत ही एहसानमंद हूँ मैं इनकी कि इन्होंने अब तक मुझे संभाले रखा है। मैंने कहा, तुमने अपने उन अजीजों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जो जिम के कातिल थे? लूसिया मुस्कुरा दी। बोली, उनमें से 5 आदमी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ये 5 वो थे जिन्होंने जिम को कत्ल करने में कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया था
उसके लिए मैंने अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोफेसर फेडरिक के सुपुर्द कर दिया था। और शायद तुम इस बात पर यकीन न करो कि मैं आज भी प्रोफेसर की बेहद ममनून हूँ और उसके लिए जो कुछ भी मुझसे हो सकता है करती रहती हूँ। प्रोफेसर फेडरिक ने मेरे वजूद की सबसे बड़ी तिश्नगी मिटा डाली है। बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया था उन पांचों को जिस तरह जिम की लाश के टुकड़े समंदर से बरामद हुए थे। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पूछा, प्रोफेसर फेडरिक? बोली, हाँ, दूसरों की नजर में एक जराइम पेशा और बागी इंसान, लेकिन मेरे लिए फरिश्ता। मैंने पूछा, कौन है ये? लूसिया पुरख्याल अंदाज में मुझे देखने लगी। फिर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर जेसी ऑर्गन का इलाका है और फेडरिक जेसी ऑर्गन में ही रहता है। उसका गिरोह बार्बन वाइको के मुकाबले में बहुत छोटा है, लेकिन बार्बन वाइको को उसकी वजह से दांतों पसीना आया रहता है। एक बार फिर मेरे जहन में सनसनी सी दौड़ गई। लूसिया वो नाम ले रही थी जो मुझे मतलूब था, लेकिन प्रोफेसर फेडरिक का किरदार मेरे लिए नया और अजनबी था। लूसिया अगर कोई बहुत गहरी औरत नहीं थी और अगर उसने कोई शानदार कहानी मुझे नहीं सुनाई थी, तो फिर अचानक ही वो मेरे लिए इंतहाई अहम हो गई थी। जेसी ऑर्गन, प्रोफेसर फेडरिक और बार्बन वाइको। प्रोफेसर फेडरिक वो शख्सियत थी जिसने लूसिया के ईमा पर 5 आदमियों को कत्ल किया था और वो अपने छोटे से गिरोह के साथ बार्बन वाइको को नाको चने चबवाए हुए था। क्या ये शख्सियत मेरे काम नहीं आ सकती? मैं लूसिया का चेहरा देखते हुए सोच रहा था। फेडरिक जेसी ऑर्गन ही का बाशिंदा है? मैंने पूछा। बोली, हाँ। मैंने पूछा, और बार्बन वाइको? बोली, वाइको के बारे में मुझे ज्यादा तफसील नहीं मालूम। सुना गया है कि वो किसी मखलूत नस्ल से है। मैंने पूछा, अमरीकी कौमियत रखता है? बोली, हाँ, और शायद जेसी ऑर्गन ही में उसकी मुस्तकिल रिहाइश है। फेडरिक के बारे में मेरे जहन में बड़ा तजस्सुस पैदा हो गया था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, जेसी ऑर्गन में उन दोनों में से किसकी हैसियत ज्यादा ताकतवर है? लूसिया किसी सोच से चौंक पड़ी। बोली, बार्बन वाइको एक जराइम पेशा शख्स है और प्रोफेसर फेडरिक एक तालीम याफ्ता इंसान। मैं उसकी कहानी तो नहीं जानती, लेकिन किसी खास वाक़े ने प्रोफेसर को दरसो तदरीस की जिंदगी से हटाकर इस राह पर ला डाला था। वो शायद मेरे सवाल पर गौर किए बगैर ही बोलने लगी। मैंने कहा, वो खुल्लम खुल्ला बार्बन वाइको के मुकाबले पर है? बोली, हाँ, तकरीबन। मैंने पूछा, दोनों में अक्सर और बेशतर महाजाराई होती रहती है? लूसिया ने कहा, नहीं, अगर कोई खास ही मामला हो तो प्रोफेसर उससे भिड़ता है, वरना उसके मुकाबले में प्रोफेसर का गिरोह बहुत छोटा है और उसके वसाइल भी ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।